Hello students, today we are discussing about the new chapter, chapter number 5, organizing. Organizing means किसी भी चीज़ को अरेंज करके रखना, किसी भी डाटा को अरेंज करके रखना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आप अगर एज ए मैनेजर अपॉइंट किए गए हैं तो डाटा को आपको अरेंज करके रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे फॉर एग्जांपल कितने पर्सन्स ने लोन लिया है, कितने पर्सन्स डिफॉल्टर हैं, कितने पर्सन्स ने लोन वापस किया है, कितने पर्सन्स ने ईएमआई आधी पे की है, आधी पे नहीं की है. ये सारी बातें आपको अरेंज करके रखना पड़ेगा हर डाटा को. देखते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, देखते हैं एक ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग. ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग everything in orderly form and making most efficient use of resources. अगर हम हर चीज को अच्छे से अरेंज करके रखेंगे तो हमारी हर चीज को अगर अच्छे से अरेंज करके रखेंगे तो हम रिसोर्सेज का, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, अरेंज करने का क्या तरीका है. ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. पहले हम आइडेंटिफाई करें किसी भी काम को करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम पहले आइडेंटिफाई करें हमें कितने फ्लोर बनाने हैं, कितने फ्लोर बनाने हैं, कितने फ्लोर्स में, हर फ्लोर में कितने रूम बनाने हैं, उन रूमों के साथ अटैच किचन कितनी है और वॉशरूम कहाँ बनाने हैं. तो एक कंस्ट्रक्शन का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा हमें क्या करना है. फिर उसके बाद हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा. डिवीजन ऑफ वर्क इन द सेंस फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा मैनेजर काम करेगा, सेकंड फ्लोर पे कौन करेगा, थर्ड फ्लोर पे कौन कौन काम करेगा. और हमें जो पैसे की रिकवरी करनी है, एक फ्लोर बना दिया, उसका अमाउंट, कुछ अमाउंट हमें एडवांस भी ले लेना है मालिक से. उसके बाद हम उसकी पेमेंट भी सेकंड पेमेंट लेंगे हम. जैसे फर्स्ट फ्लोर की, अगर मान ले फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए आपको 20 लाख रुपए लगते हैं तो 20 लाख का कुछ परसेंट एडवांस ले लो. जैसे 5 लाख एडवांस ले लिया, फिर 12-15 लाख रुपए फिर उसको कंप्लीट करने के बाद ले लो. फिर उसके बाद पहले इसलिए आइडेंटिफाई करो पहले कि क्या बनाना है, क्या स्ट्रक्चर क्या तैयार करना है. नंबर 2, फिर उसके बाद सुनेगा डिवीजन ऑफ वर्क. काम को तोड़ के कौन काम करेगा, इसकी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मैनेजर क्या काम करेगा, ऑफिसर क्या काम करेगा और वर्कर क्या काम करेगा. ये तो उसने कहा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. नंबर 2, डिपार्टमेंटलाइजेशन. डिपार्टमेंटलाइजेशन में दो काम करो, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में ग्रुपिंग द एक्टिविटी ग्रुप में बांट दी जाएगी. जैसे अगर आपने 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए मान लीजिए आपने 5 मैनेजर अपॉइंट किए हैं कि हर 10 में से यानी कि 2 फ्लोर एक मैनेजर बनाएगा, यानी कि उसको ग्रुपिंग कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा. फिर उसके बाद उसको डिवीजन किया गया. मैनेजर उसके बाद नीचे तोड़ेगा उस काम को. उसके बाद मैनेजर बताएगा किसको, ऑफिसर को ऑर्डर देगा, ऑफिसर किसको देगा, फोरमैन को देगा, फोरमैन किसको ऑर्डर देगा, वर्कर काम करेगा. तो हमें फंक्शनल डिपार्टमेंट यानी कि ग्रुप बना देना है काम के लिए. फिर उसको डिवीजन एज ए डिवीजन, उसको डिवीजन बार बार तोड़ के काम करवाना. जैसे आपने फर्स्ट फ्लोर बना दिया, फर्स्ट फ्लोर में डिवीजन कर दिया कि इतना काम कौन काम करेगा, इतना वर्कर. जैसे एक रूम के लिए जो कंस्ट्रक्ट की जाएगी, ब्रिक्स वगैरह लगाई जाएंगी, सीमेंट लगाई जाएगी, उस पर कौन वर्कर काम करेगा, सेकंड रूम में कौन काम करेगा, थर्ड रूम में कौन काम करेगा. तो एक डिविजनली यानी कि डिविजनल डिपार्टमेंट में काम को तोड़ दिया जाएगा. कौन तोड़ेगा, फिर मैनेजर उसको करवाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, गिविंग और असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी. फिर उसके बाद ये पहले डिसाइड कर दिया गया, ग्रुपिंग कर दी गई. फिर उसके बाद क्रिएट कर दिया डिपार्टमेंट. उसके बाद असाइन करो ड्यूटीज, उसको ड्यूटीज दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दो. अगर काम खराब हो गया तो उसकी सैलरी में से पैसा कट हो जाएगा. फिर उसने कहा
कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उनकी ड्यूटीज उनको दे दी जाए और उसके बाद उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनको अथॉरिटी भी दी जाए। अगर अथॉरिटी नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहेंगे, पावर्स नहीं देंगे काम करने के लिए, तो काम अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उनमें आपस में एक अच्छा रिलेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, जैसे क्रिएटिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, और उसने कहा क्रिएटिंग मैनेजर हायरार्की, यानी कि उसने कहा आपस में कोऑर्डिनेशन तैयार करना, आपस में तालमेल अच्छा बनेगा तो वर्कर भी ढंग से काम कर पाएगा, मैनेजर भी ढंग से काम कर पाएगा। तो ये हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस किया हमने, और हमने इसकी डेफिनेशन की। फिर देख लेते हैं बार ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन फंक्शनली, ग्रुपिंग में तोड़ के ग्रुप बना दिया जाए, उसके बाद क्रिएट कर दिया जाए डिपार्टमेंट में उनको पहले ग्रुप, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद उसने कहा ड्यूटीज बता दी जाए वर्कर को या मैनेजर से नीचे असिस्टेंट मैनेजर को या फोरमैन को, या उसके बाद स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट हो, ये भी ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आइएगा, इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग, हमने किसी चीज को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, तो उसका क्या महत्व है, क्यों करें हम, क्या फायदा रहता है ऑर्गेनाइजिंग का। सबसे पहले बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, अगर हम काम को ब्रेक करके डिवीजन करके हम काम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हायर अथॉरिटी पे हायर एजुकेशन का बंदा बैठेगा और मिडल में एक एवरेज एजुकेशन का, और लोअर में अगर उसकी एजुकेशन कम है तो हम उससे काम ले सकते हैं। तो इसलिए हमें बेनिफिट मिलेगा स्पेशलाइजेशन का। जो अच्छा स्किल्ड एम्प्लॉय है हमारा, स्किल्ड अगर मैनेजर है, अगर डिवीजन काम को डिविजनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो अगर हम मैनेजर हमारा स्किल्ड है तो उसका बेनिफिट मिलेगा हमें। फिर उसके बाद हम देखेंगे अनस्किल्ड कितने हैं और सेमी स्किल्ड कितने हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेंगे उनको। फिर जैसे कोई हमने किसी को जॉब पे रखना है, मान लीजिए 100 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय में से हम डिविजनली डिसाइड कर लें कि हमें अच्छी क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयों को 100 में से 20 को सिलेक्ट करना है एज ए मैनेजर। फिर हम 80 बच गए, 80 में से 20 को हमें सिलेक्ट करना है एज ए असिस्टेंट मैनेजर। फिर उसमें से 20 20 40 60 बच गए, 60 में से 20 हमें एज ए फोरमैन सिलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद जो बच गए हमें उनको एज ए वर्कर अपॉइंट करना है। तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा, किस चीज का बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन का। डिवीजन ऑफ वर्क इन स्मॉलर यूनिट, अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उनको काम सौंप दिया जाएगा। जैसे मैनेजर कौन काम करेगा, एक एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाएगा, उससे उनके स्पेशलाइजेशन, उनसे उनका जो स्किल है हम यूज कर पाएंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन उनको रख लिया जाएगा। दूसरा, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हम कंपनी के अंदर आपस में झगड़ा होने के चांसेस कम रहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमें पता होगी कि किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी है। अगर स्टार्टिंग से ही हम उनको बता देंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अथॉरिटी है, उससे ओवरलैपिंग नहीं होगी, वेस्टफुल एक्टिविटी रुक जाएगी। फिर उसने कहा पावर एंड अथॉरिटी, जैसे मैनेजर को क्या क्या पावर है, वर्कर को क्या क्या पावर है, फोरमैन को क्या क्या पावर है, और उनको क्या अथॉरिटी दी गई है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। तो हमें अगर क्लियर रहेगा, अगर ऑर्गेनाइज तरीके से काम को करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी हमें। नेक्स्ट, नंबर 3, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम कंपनी के अंदर ओवरलैपिंग नहीं रहेगी, वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होंगी, और हमारी अगर लेग पुलिंग नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, पॉलिटिक्स नहीं होगा, तो हम काम को अच्छे से कर पाएंगे, यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। हर एम्प्लॉय की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होगी, वो अपनी ड्यूटी निभाएगा। उसके बाद उससे क्या होगा, रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। जैसे अगर मैनेजर को एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं दें, जो बिजनेस से रिलेटेड ही एक्टिविटी अगर हम उसको देंगे तो वो उन्हीं पे फोकस करेगा।
और अगर हम उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अथॉरिटी दे देंगे तो वो अपनी स्किल का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। अगर हम अरेंज तरीके से काम करेंगे तो हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो उसी के बारे में फोकस कर पाएगा, मैनेजर उसी के बारे में सोच पाएगा। नेक्स्ट, अडॉप्टिंग टू चेंज। अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम चलते हैं, अगर मान लीजिए जैसे कि भाई डिमांड में कुछ चेंज आ जाती है, मार्केट में कुछ चेंज आ जाएगा, कंपटीशन बहुत हो जाएगा, कोई भी चेंजेज आ जाएंगे तो हम उसको अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे अगर ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। अगर हमारी कंपनी या हमारा कोई भी फर्म है अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से चलेगी तो हम जो हमारे चेंजेस हैं, इंटरनल चेंजेस हो सकते हैं या एक्सटर्नल चेंजेस हो सकते हैं, उनको हम अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे, अपना पाएंगे हम उनको। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपस में झगड़ा नहीं होगा, ऑर्गेनाइज तरीके से काम होगा तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हमें प्रॉपर दी गई है तो हम और वेस्टफुल एक्टिविटी काम नहीं करेंगे हम, और प्रॉपरली अगर हम मैनेज तरीके से रहेंगे तो अगर ऑर्गेनाइज तरीके से कंपनी में काम करते हैं तो आपस में कोई झगड़ा नहीं होता, तो हम बिजनेस के बारे में ही सोचेंगे और उसको आगे ले जाने के बारे में, उसको आगे बढ़ोतरी के बारे में सोचेंगे, उसके क्या कहें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, उसको आगे बढ़ा पाएंगे हम उसको। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अगर मान लीजिए अगर हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से होगी तो टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो सबकी ग्रोथ हो पाएगी, यानी कि वर्कर्स का भी ग्रोथ हो पाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी एंड आस्क मी। आज हमने क्या किया, इसकी डेफिनेशन की, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस किया और हमने इंपॉर्टेंस की। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।